नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एक बेहद गंभीर मुद्दे की। अतुल सुभाष, ये नाम अब तक आपने सब सुन लिया होगा। एक सोशल मीडिया आउटरीच चल रहा है, वो रोते हुए बिलखते हुए माँ बाप की फ़ोटोज़ आपने देख ली होंगी, और किस तरीके से एक होनहार इंजीनियर, एक टेकी अपनी जान दे देता है केवल अपनी पत्नी के कराए हुए झूठे मुकदमों से परेशान होकर। ऐसे जाने कितने अतुल सुभाष इन झूठे मुकदमों की भेंट चढ़ चुके हैं और आने वाले समय में भी चढ़ेंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है, ये सोसाइटी की सच्चाई है जिससे हम आंखें मूंदे हुए हैं। हाँ, लेकिन अतुल सुभाष ने एक नंगा आईना हम सबको दिखा दिया है कि देखिए आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है, किस तरीके से पुलिस हो, जुडिशरी हो, किस तरीके से कानून का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है और एक व्यापार खड़ा कर दिया गया है। इन झूठे मुकदमे करवाएं और पैसे ले। अभी कुछ महीने पहले इनफैक्ट नवंबर के अंदर मेरे एक बहुत अजीज सीनियर जो कि भारतीय यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर थे, एक अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने सुसाइड कमिट करी। मामला क्या था? मामला सिर्फ यही था कि 7 साल के लगभग शादी को हो चुके थे, पत्नी जा चुकी थी, बच्ची को लेकर चली गई थी, बाप को मिलने नहीं देती थी। आदमी ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया, उस पर झूठे केसेस वगैरह करा रखे थे। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़, ये आउटरीच, ये 2-4 दिन चलेगा, उसके बाद हम सब भूल जाए। तो सुभाष को भी भूल जाएंगे, ज़िंदगी इसी तरीके से चलती रहेगी। अगर हमको ये लगता है कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, हमारे घरों में नहीं होगा, तो आप फिर उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन ये आपके साथ और आपके घरों में होगा। आपके साथ नहीं होगा तो आपके बच्चों के साथ होगा, लेकिन ये होगा। मैं क्यों इस कड़वी बात को बोल रहा हूं? क्योंकि हमारी सोसाइटी एक बेहद गलत मोड़ ले चुकी है। ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है कि एक मैसेज फेंका गया सोसाइटी के अंदर, सोशल मीडिया पे बताया गया कि साहब डिवोर्स देने पर पैसा मिलता है। किसी फला सेलिब्रिटी का डिवोर्स हुआ, उसे इतने करोड़ रुपए मिल गए, बीवी इतने करोड़ रुपए ले गई, प्रॉपर्टी ले गई। इस तरह की एक मैसेज डाल दिया गया, ठीक है। तो लड़कियों के दिमाग में ये बात सेट हो गई कि साहब ये तो एक पैसे कमाने का इससे अच्छा आइडिया क्या है, आप तलाक दीजिए, पैसे लीजिए। ये एक व्यापार था जो खड़ा कर दिया गया। आपने करना क्या है? जस्ट आपको जाके एक स्टेटमेंट देना है, 498A की FIR करानी है, जो केवल स्टेटमेंट पे ही हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट पे हो जाएगी। उसके बाद फिर आप डील करिए कि हाँ साहब हम तुम्हारा पीछा तब छोड़ेंगे जब तुम हमें इतने करोड़ दोगे। और अब बात है लाखों की नहीं है, अब चाहे वो एक रिक्शे वाला हो, चाहे वो एक घरों में काम करने वाली औरत हो, केस वो करोड़ों के ही लगाती है। जैसे मैंने अतुल सुभाष का केस हुआ, जैसे मैंने प्रोफेसर साहब का केस बताया जिन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। मेरा एक बहुत अजीज जूनियर, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, उसकी पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर धीमा जहर देके पूरे परिवार को उसके मारने की कोशिश करी। चैट वगैरह पकड़ी गई, इंटरसेप्ट किया, सब कुछ पकड़ा गया। पत्नी जाके बैठ गई अपने घर पे। पता चला कि जो लड़का था वो गंभीर बीमारियां उसको हो गई। 1.5-2 साल उसका एम्स वगैरह में इलाज चला। उसका जो छोटा भाई था, 22-24 साल का लड़का था, उसकी दोनों किडनियां एक्यूट फेलियर में चली गई उस जहर की वजह से। उस बेचारे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उसके फादर मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए। ओवरऑल परिवार बर्बाद हो गया, वो लड़का बर्बाद हो गया, पूरा मेडिकली बर्बाद हो गया, लाखों रुपया उसका इलाजों में खर्च हो गया। और पता क्या चलता है? साहब पत्नी ने अपने घर पे बैठे बैठे उसके ऊपर दहेज के और सारे मुकदमे करवा, अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। इसी तरीके से मैं एक और हैं, लड़का खुद वकील है, काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, अपने आप में एक अच्छा बॉडी बिल्डर है। पत्नी मुश्किल से लास्ट नवंबर शादी हुई, पत्नी 2 या 3 महीने रही, अपने घर जाके बैठ गई। ससुर पे, जेठ पे, सब पे, जो जेठ यहाँ रहता भी नहीं है, सब में लिखवा दिए, 498A की FIR करा दी, और अब साहब 1.5 करोड़ रुपए मांग रही है, ठीक है ना। एक और केस, पत्नी ICICI बैंक में जॉब कर, यहाँ पर रहती नहीं थी और बाहर रहती थी। मैनेजर के साथ उसका अफेयर हो गया, उसके साथ पैसे लेकर भागने वाली थी, जब रंगे हाथ पकड़ी गई, क्या वही केस, अपने घर जाके बैठो, 498A की FIR कराओ। अब साहब आपको सेटल करना है? हाँ सेटल करेंगे ना, 1 करोड़ रुपए दीजिए और 1 किलो सोना दीजिए। एक और
ऐसा ही केस, लड़का वकील है, लव मैरिज करी, पत्नी एक्सिस बैंक में जॉब करती है। अब साहब क्या है, लड़का तैयार है हर तरीके से, कोई डिस्प्यूट नहीं है। ससुर लड़की से मिलने के लिए पैसे मांग रहा है कि अगर तुझे मेरी बेटी से मिलना है तो पैसे दे। आप समझिए इन सब चीजों को। अंत में इनका बात क्या है। अब ये जो बात थी ना, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, फैमिली डिस्प्यूट, ये सब टर्म आप साइड कर दीजिए। इट्स जस्ट एन बिजनेस नाउ, इट्स प्योरली एन बिजनेस। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक धंधा चल रहा है हर एक में। चाहे 125 CRPC के आप केसेस देख लीजिए, चाहे आप कितने कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट उठा के देख लीजिए, अंत में जो बात हो रही है वो कभी भी परिवार की नहीं हो रही है, वो बात सिर्फ पैसे की हो रही है। आप कितने दोगे और आप कितने लोगे, दैट्स इट। सारी बात है पैसे पर। तो अपने को ये समझना होगा, अपने को ये गंभीर रूप से इसके ऊपर हमें विचार करना होगा कि पहली बात तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि डाइवोर्स और पैसा ये सब एक साथ है, नहीं, ये दोनों अलग चीज है। देखिए ये बात सच है, ये बात सच है। कई जगह ऐसा हो गया है, कई जगह ऐसा हुआ है, मेरे ही एक नोन में है, लड़की अपने घर जाके बैठ गई है। लड़का बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए, लड़का इस डर से डिवोर्स नहीं फाइल कर रहा है कि साहब अगर मैं डिवोर्स फाइल करूंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा। देखिए आप ये बात समझिए, मैं आपको थोड़ा सा इसमें जितना मैंने ज्ञान अर्जित करा है वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। 2 चीज़ें, एलिमनी और मेंटेनेंस। देखिए मेंटेनेंस का जो कंसेप्ट था वो क्या था, पहली बात हमें ये समझनी होगी, जो हिंदू मैरिज एक्ट है, HMA है, HMA के अंदर डिवोर्स का कंसेप्ट बहुत टिपिकल है। वो टिपिकल क्यों है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदूज मैरिज जो डिफाइंड हुई, इट डिफाइंड एज अ सैक्रामेंट। मतलब ये है कि इसमें कानून के अंदर, मैं कोई रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं कानूनी बात कर रहा हूँ, कानून के अंदर ये बात बताई गई कि जो मैरिज का कंसेप्ट है वहाँ पे सब ऋग्वेद वगैरह के रेफरेंस लिए गए। बताया गया कि जब एक दो लोग परिणय सूत्र में बनते हैं, शादी करते हैं, देवताओं का आह्वान होता है, अग्नि को साक्षी रखा जाता है, उसके बाद 2 लोग बनते हैं और ये 7 जन्म का बंधन होता है। ये वाउज हैं जो ली जाती हैं, ये शपथ है जो ली जाती है। तो डिवोर्स का तो कंसेप्ट हो ही नहीं, डिलिकेट चीज थी और इतनी सेक्रेट चीज थी, इसलिए डिवोर्स जो था वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर गया हिंदू मैरिजेस के अंदर। दूसरी बात, अब बात जो हम मेन बात कर रहे थे मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस की बात कहाँ से आती है। अगर हम मेंटेनेंस लॉ पढ़ें, सुनी सुनाई बातें, हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम जो केवल कानों पे भरोसा करते हैं, आंखों पे नहीं करते हैं। हमें कानून सुनना नहीं है, हमें कानून पढ़ना है और उसको समझना है। तो कानून क्या है मेंटेनेंस का? मेंटेनेंस का कानून ये कहता है कि आपने बिना किसी रीजन के अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अशिक्षित है, वो अपना कमा नहीं सकती, अपनी दाल रोटी नहीं कमा सकती और उसको कोई खिलाने वाला भी नहीं है, कहीं वो पत्नी वैश्यावृत्ति की राह पे ना निकल जाए, वो सामाजिक कुरीतियों को ना अपना ले अपना पेट पालने के लिए, इसलिए ये आपका दायित्व है कि आप उसको कुछ पैसा दें। ये बेस है मेंटेनेंस का। ऐसा नहीं है कि आप तलाक दीजिए मेंटेनेंस, ना, ये सब नहीं है, ये दिमाग में से आप निकाल दीजिए। ये भी बात सच है कि लोअर कोर्ट्स जो हैं या पुलिस है या फिर जो भी सिस्टम बना हुआ है लोअर लेवल पे, वो पूरा वुमेन सेंट्रिक है। वो आपका हैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं और अक्सर यही लाता है कि साहब सेटल कराएं पैसा दें, सेटल कराएं पैसा दें। देखिए अगर आप गलत नहीं हैं, आपने कोई झूठ नहीं बोला है, आपको फंसाया जा रहा है, तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हैरेसमेंट है, हैरेसमेंट इसका पार्ट है। ये शुरुआत जो हुई थी मेंटल हैरेसमेंट से शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से मॉनेटरी हैरेसमेंट में तब्दील हो जाती है। आपका बच्चा कब्जे में रख लिया जाता है, आप अगर बच्चे से मिलने की कहेंगे तो उसके पैसे अलग आपने देने हैं, आप पत्नी से मिलने की कहेंगे उसके पैसे अलग देने हैं, और फाइनल में तो आपसे करोड़ों रुपए मांगे ही जाएंगे, वो तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब समझिए इन चीज़ों। देखिए मैं आप सबसे, जो भी मेरे भाई हैं जो इस तरीके के केसेस में फंसे हुए हैं या आपको दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर ये सब केसेस आने वाले हैं, पहली बात मैं बस यही कहूँगा कि जो सत्य है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। दूसरी बात, कानून में एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब देखिए ये बात सही है कि जितने भी ये महिलाओं के कानून बने,
इन कानून इस तरीके से बने कि जहां पर महिला को सिर्फ एक बार जाके अपना बयान दे देना है और उसके बेसिस पे आप पे मुकदमे चल जाएंगे। लेकिन हर एक मुकदमे की एक स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं एविडेंसेस, ठीक है ना। अगर आपने कुछ नहीं करा है, वो लाख गलत एविडेंसेस बनवा लें, कुछ भी कर लें, आप वहां से बच निकलेंगे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने डिफेंसिव नहीं खेलना है। ये बात आप लिख लीजिए। हर आदमी ये गलती करता है, मैं ये बात समझता हूँ। हम डिफेंड करते हैं, हम ये बताते हैं कि मेरे पे दहेज नहीं साहब, मैंने दहेज नहीं मांगा। समझिए इस चीज को, हम डिफेंस में लग जाते हैं। डिफेंड कभी नहीं करना है। जो चीज है ही नहीं वो है ही नहीं। मैं डिफेंड करके मैं किसे प्रूव कर रहा हूँ? मैं सोसाइटी को प्रूव कर रहा हूँ कि मैंने दहेज नहीं मांगा, या मेरे माँ बाप ने दहेज नहीं मांगा, या मैंने नहीं मारा। नहीं, सोसाइटी को किनारे करिए। ये एक युद्ध है जिसमें आपको खींचा गया है और ये आपको अब लड़ना ही होगा। कई स्टेजेस आएंगी, मुकदमों की कई स्टेजेस आएंगी। आपको पुलिस का, आपको अरेस्ट का खौफ दिखाया जाएगा, आपसे पैसे ऐंठने की हर एक लेवल पे कोशिश करी जाएगी। लोअर लेवल पे मैं ये बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लोअर कोर्ट्स वगैरह में पुरुषों की सुनवाई ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखिए, कानून ने जो दरवाजे बनाए हैं वो काफ़ी सोच समझ कर बनाए हैं। आप हारे, लोअर कोर्ट हारे, अब लोअर कोर्ट हारी, आप हाई कोर्ट अपील करें, हाई कोर्ट हारी, आप सुप्रीम कोर्ट अपील करें, आपकी आधी जिंदगी चली जाएगी। आपको लग रहा है यार ये हरेसमेंट है, नहीं, ये हरेसमेंट नहीं है। देखिए, मैंने बहुत केसेस ये वाले स्टडी करे, मैंने अपना बहुत दिमाग मारा इन सब चीज़ों में। अब मैं आपको इनका एक टाइमलाइन समझाता हूँ। फर्ज करिए आपके ऊपर आज ऐसे केसेस लगे, आप बेहद परेशान हो गए, आपने हाथ पैर जोड़ लिए, आप पैसे भी ऑफर कर रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, खूब आप पूरे तरीके से टूट गए, आपको तोड़ दिया गया। देखिए, यहाँ पे जो केसेस करे गए उसके पीछे की एक साइकोलॉजी समझिए। वो केवल आपको परेशान करने के लिए करे गए थे। अंत में वो बात जो थी वो केवल पैसे पे आ जाती है ना। दो तरीके के केसेस हैं। पहले केसेस जहाँ पे ईगो क्लैशिंग हो रही है, ठीक है, कि मुझे लड़की का, अक्सर ये एक बहुत कॉमन डायलॉग चलता है कि मैं इस लड़के को भी घुटने पे लाऊंगी, मैं इसके माँ बाप को भी घुटने पे लाऊंगी। आप उससे वजह पूछिए क्यों लाऊंगी, उसके पास कोई रीजन नहीं है, बस मैं लाऊंगी, मुझे इसके माँ बाप को इसको घुटने पे देखना है। ये वाले जो केसेस हैं, 50% केसेस हैं, ये ईगो क्लैशेस के हैं, ठीक है ना। आप घुटनों पे आ भी जाते हैं, आप घुटनों पे बिल्कुल होते हैं, मैं ये बात समझ रहा हूँ, ठीक। फिर जब आप कोर्ट कचहरी शुरू करते हैं, आप जाना शुरू करते हैं, आप लोगों से बात शुरू करते हैं, आप थोड़े से कानून की स्टडी करते हैं, तब आपको पता लगता है कि मामला इतना गंभीर कभी है ही नहीं और हो भी नहीं सकता है। इसी तरीके से जो दूसरे 50% बचे हुए जो केसेस हैं, वो मोस्टली जो है वो केवल और केवल वेल प्लान तरीके से पैसे के एक्सटॉर्शन के लिए बने हैं। जैसे जो 2-2 महीने के जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 महीने में शादी टूट गई, 2 महीने में, दैट मीन्स कि वो लड़की फोकस के साथ उसने शादी करी थी, उसने बहुत फोकस के साथ शादी करी थी कि मैं इसके घर में जाऊंगी, 1-1.5 महीने रहूंगी, अपने सबूत इकट्ठे करूंगी और जाके इस पे फिर मैं पैसे ऐंठूं। ये हमारी सोसाइटी। और पहली बात तो ये कि ये बहुत अच्छे घरों में चल रहा है, बहुत प्रॉस्परस घर जो हैं, जो बहुत अच्छे घर हैं, उनके अंदर ये चल रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें एज अ सोसाइटी ये अब जागना होगा, है ना। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में से कोई और एक अतुल सुभाष बने। इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें यही करना है कि अगर हमारे किसी जानने वाले के ऊपर या किसी के भी ऊपर अगर इस तरीके के झूठे मुकदमे आते हैं, तो पहली बात तो ये कि एज अ सोसाइटी हमें उसे सपोर्ट करना है। एक पुरुष को हमें सपोर्ट करना है। महिला तो हमेशा अबला रहेगी, वो तो जहाँ पे 2 आंसू बहा देगी वो सोसाइटी उसकी हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर पुरुषों को सपोर्ट करना है। पुरुष आयोग की मांग जो है वो हमें प्रमुखता से रखनी है और हमें एक दृढ़ निश्चय कर लेना है कि हमें डरना नहीं है, हमें लड़ाई लड़नी है। अगर हम इस युद्ध में कूदे हैं, इस युद्ध को हमें लड़ना है। कोर्ट कचहरी समय ज़रूर लगता है और बिल्कुल लगेगा, ये बात आप लिख के ले लीजिए। और इसमें मैं आपको एक टाइमलाइन और बता रहा हूँ जो बहुत से केसेस में मैंने ऑब्जर्व करी। वो टाइमलाइन है 2 से 2.5 साल की। जब आप पे मुकदमे होते हैं तो शुरुआती जो 2 साल है, जो पत्नी पक्ष है वो ऐसा हावी रहता है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा, तेरे बाप को जेल करा दूंगी, तेरे माँ बाप को जेल करा दूंगी, तुझे सड़ा दूंगी। जब 2 से 2.5 साल का समय बीतता है, मैंने लिटरली, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फैमिली कोर्ट में रोती हुई लड़कियां देखी हैं जो पैर पकड़ रही हैं पतियों के कि मुझे घर ले जाओ।
और अब लड़के ले जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? उनका भी रीज़न वैलिड है कि भैया मेरी सामाजिक इज्जत चली गई, मेरे पैसे चले गए, मैं पूरी तरीके से नंगा हो गया, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन वो सब घिस रहे हैं, अब मैं तुझे क्यों ले जाऊँगा? क्योंकि देखिए, जिसने ये चीज़ें समझ ली, मैं बहुत एक कड़वी बात कर रहा हूँ, मेरे वकील साहब ने एक बहुत अच्छी, मतलब अच्छी तो नहीं कहूँगा, एक कड़वी बात कही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सत्य है। उन्होंने मुझसे ये कहा था कि निखिल, जो लड़का कोर्ट के अंदर आ गया वो क्रिमिनल बन गया, और जो लड़की कोर्ट के अंदर आ गई वो वैसी। बात गलत है, पूरी तरीके से गलत है, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं इस एक फ्रेज के अंदर हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है। मैं अपना नंबर आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। किसी भी भाई को कभी भी अगर ज़रूरत हो, जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने इन सब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूटेड फैमिली कोर्ट्स वगैरह की मैंने एक्वायर करी है, मैं आपके साथ बिल्कुल खुले मन से शेयर करने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी जजमेंट्स हैं जो आप मेरे से ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। डाइवोर्स केसेस वगैरह में, 498A केसेस वगैरह में हम लोग कैसे फाइट करना है, एक हेल्दी डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। आप कभी भी मेरे नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं अपनी तरफ से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।